हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम दिसंबर 2019 का कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ और क्वेश्चन रहते हैं जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, एक कंपनी राइजेज 1 लाख बाय इशू ऑफ 1000। ये 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है ये, ठीक है। एक कंपनी राइजेज 1 लाख बाय इशू ऑफ 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 2% रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। इफ द कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%, वट वुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था। इसके देखो सॉल्यूशन। आपको पता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस 1/n ब्रैकेट में रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 1/2 और रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। ठीक है, तो फर्स्टली हम निकाल लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना गिवन है? इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10%। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना आ गया आपका? 10,000। ठीक है, 1 लाख का 10% आ गया आपका 10,000। इसके बाद आप देखो इसमें क्या रखा है कि डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। अब डिस्काउंट कितनी है? 2% की है। तो 1 लाख यानी हम नेट प्रोसीड कैसे निकाल लेंगे? 1 लाख माइनस 1 लाख इंटू 2%। ठीक है, 2% की डिस्काउंट कितनी आ गई? 2000। और आपका जो नेट प्रोसीड कितनी आ गई? 98,000 है। ठीक है, अब हम जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे। इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, आ गया कितना? आ गया 10,000 है। ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, टैक्स आपका गिवन था क्वेश्चन में 40%। ठीक है, तो 40% का मतलब क्या हो गया? 0.40। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.40 प्लस कितना ईयर? 1/n। कितना ईयर? कितने ईयर के बाद रिडम्पशन हो रहा है? 10 ईयर के बाद रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1/10, फिर रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 1 लाख की है। ठीक है, रिडम्पशन एट पार ही कर रहे हैं। और नेट प्रोसीड कितनी है? 2% डिस्काउंट पर है, तो कितनी हो गई? 98,000 है। ठीक है, अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 6.26%। ठीक है, इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 6.26%। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में 6.26 है, वो कहीं नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके आसपास है वो कौन सा ऑप्शन है, वो है। ठीक है, तो इसके आसपास अगर आप देखोगे तो 6.18 ऑप्शन है, 6.18 है, 6.18% आता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है। और आपकी जो आंसर की है उसमें भी यही आंसर है, वो गिवन है 6.18%। ठीक है, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर तो नहीं आ रहा 6.18, इसका आंसर आ रहा है 6.26 है। और आप भी करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग विद देयर रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है, अब फर्स्टली आता है आपका ARR मेथड। ठीक है, ARR क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये आपको पता है, ये जो मेथड्स है आप किस में पढ़ते हो? ये इन मेथड्स को हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में। तो जो ARR मेथड्स होता है वो आपको पता है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड होता है। ARR मेथड क्या होता है? नॉन डिस्काउंटिंग मेथड होता है, डिस्काउंटिंग मेथड नहीं होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ कौन से ऑप्शन में है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी ए का तो ऑप्शन नंबर हो गया 3rd है। ठीक है, उसके बाद पे बैक पीरियड। वैसे पे बैक पीरियड क्या होता है? जैसे मान लो आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 है ना, वो इन्वेस्ट किए, तो आप ये देखते हो वो 50,000 आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, वो आप किस में स्टडी करते हो? पे बैक पीरियड के अंदर। ठीक है, मान लो आपने 50,000 इन्वेस्ट किए, मान लो आपको वो 2 ईयर के अंदर आपको वो रिकवर हो रहे हैं, तो आपका जो पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, ये आपका होता है पे बैक पीरियड का फॉर्मूला। अब देखो इसमें कहाँ गिवन है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, तो यानी ए का क्या हो गया, सॉरी ए का तो आपका क्या था ऑप्शन नंबर सी, बी का क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू कौन सा मेथड्स होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है आपका डिस्काउंटिंग मेथड, ठीक है। अगर आपको पता है अगर आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 से ज्यादा आती है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और 0 से कम आती है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, आपका निकल आता है एनपीवी। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड्स का इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। जैसे कि एनपीवी के अंदर तो हम ऐसे निकालते हैं कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं, लेकिन पीआई के अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं और जो एनपीवी है वहां पर हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब देखो ए का थर्ड किस में, ए का थर्ड ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर बी में भी है, ठीक है। उसके बाद बी का आपका क्या होना चाहिए, बी का फोर्थ होना चाहिए, तो बी का फोर्थ किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, ठीक है, और डी का क्या होना चाहिए, सेकंड, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। और देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर अगर आपका जो उसकी प्रोजेक्ट की वैल्यू अगर आपकी 1 से ज्यादा आती है तो आप प्रोजेक्ट को मतलब प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। और अगर पीआई की वैल्यू आपकी 1 से कम आती है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम के अंदर आया था इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि which of the following approach the cost of equity is assumed linearly with leverage, the average cost of capital remain constant with increased use of leverage। ये कहता है कि वो कौन सी अप्रोच है जो ये कहती है कि अगर आप लीवरेज को बढ़ाते हो, लीवरेज का मतलब डेट, अगर आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते भी हो ना तो भी आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो कांस्टेंट रहती है। मतलब चाहे आप डेट को बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। तो आपने पढ़ी होगी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम 3 अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है, 3 या 4 अप्रोच। एक तो होती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एक आती है नेट इनकम अप्रोच, एक आती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक आती है एमएम अप्रोच, ठीक है। तो 4 अप्रोच आती है। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है और जो एमएम अप्रोच है ये दोनों तो कहती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फर्म के लिए इरेलीवेंट है, यानी चाहे आप डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, फर्म की वैल्यू क्या रहती है, फर्म की वैल्यू के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फर्म के लिए रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को भी वोल्टर नहीं दिया था और नेट इनकम अप्रोच को भी वोल्टर नहीं दिया था, लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या है, इरेलीवेंट अप्रोच है। मतलब वो कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फर्म के लिए इरेलीवेंट है, लेकिन नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फर्म के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पर नेट इनकम अप्रोच क्या कहते हैं कि अगर आप लीवरेज की प्रोपोर्शन को बढ़ाते हो या कम करते हो तो इसका फर्म की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रेडिशनल अप्रोच इसमें हमने देखा था 3 स्टेजेज आती हैं कि अगर आप लिमिट तक बढ़ाते हो, ठीक है, लिमिट तक अगर डेट के प्रोपोर्शन को बढ़ाते हो तो फर्म की वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद भी बढ़ाते हो तो फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, और अगर उसके बाद भी बढ़ाते हो तो फिर क्या हो जाती है, वो गिरने लग जाती है। तो यहाँ पर 3 स्टेजेज आती है।
वोल्टर अप्रोच इसकी नहीं है। वोल्टर अप्रोच तो हमें पता है किसकी है, वो डिविडेंड की अप्रोच है, ठीक है, डिविडेंड की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं वोल्टर को तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सी अप्रोच है जो ये कहती है कि अगर आप लीवरेज की प्रोपोर्शन को बढ़ाते हो तो भी फर्म की जो कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसका फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इरेलीवेंट कौन सी है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, यानी NOI अप्रोच है वो ऐसा कहती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि पेबैक पीरियड कंसीडर्ड ऑल कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट। क्या पेबैक पीरियड है, जितने भी ईयर्स का कैश फ्लो है उसको कंसीडर करता है, नहीं करता। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक्स प्रोजेक्ट है और ये वाई प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपने एक्स प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 का इन्वेस्ट किया और यहाँ भी 50,000 का, ठीक है। अब मान लो आपको फर्स्ट ईयर में आपको कैश इनफ्लो हुआ, ये तो था आपका कैश आउटफ्लो। मान लो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आपका कैश इनफ्लो हुआ, वो हुआ 30,000 का। सेकेंड ईयर के अंदर आपको कैश इनफ्लो हुआ, वो हुआ 20,000 का, ठीक है। और थर्ड ईयर के अंदर यहाँ पर आपको कैश फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। और प्रोजेक्ट वाई के अंदर अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट ईयर में आपको कैश इनफ्लो हुआ 20,000 का, सेकेंड ईयर में आपको हुआ 20,000 का, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ईयर में 10,000 का, फिर आपको हुआ 10,000 का, ठीक है। अब अगर आप देखो तो PI अप्रोच यानी जो ये पेबैक पीरियड अप्रोच है, ठीक है, ये कहती है इसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, एक्स प्रोजेक्ट बेटर है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिकवरी है ना वो 2 ईयर के अंदर हो रही है, और यहाँ पर कितने ईयर के अंदर हो रही है, यहाँ पे 2 से ज्यादा ईयर लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ईयर में रिकवरी हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो प्रोजेक्ट है वो एक्स बेटर है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें वाई के अंदर तो बाद में भी तो रिकवरी हो रही है, मतलब पोस्ट पेबैक पीरियड, यानी बाद के अंदर भी तो आपको जो आपने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पेबैक पीरियड है ना वो सभी कैश इनफ्लो को लेकर नहीं चलता, वो बस उतने ईयर को लेकर चलता है जितने ईयर में आपने जो प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है उतना रिकवर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड आती है पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, पेबैक पीरियड का मतलब मेन यही रहता है कि आप कितनी जल्दी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, आप कितनी जल्दी उसको रिकवर करते हो, इसका मेन कंसर्न इस पर रहता है, ठीक है। मान लो आपने 50,000 इन्वेस्ट किए तो आप कितनी जल्दी उसको रिकवर करते हो, इस बात पे रहता है। इस बात पे नहीं रहता कि आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उससे आपको मतलब बाद के अंदर प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, इस बात से उसका मतलब नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। उसके बाद आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट, ये नेट एडिशन है, ठीक है, नोट नहीं है, नेट एडिशन। नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ ए शेयर होल्डर। हाँ, क्योंकि हम देखो कैसे निकालते हैं, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, मतलब कितना एडिशन हुआ। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, कितना एडिशन हुआ शेयर होल्डर से कि जो वेल्थ के अंदर कितना एडिशन हुआ। तो इनफ्लो में से आउटफ्लो मतलब जो लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट एडिशन, ठीक है। तो ये वाले भी आपकी सही है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इनकॉर्पोरेट रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड तो क्या है, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है। ये तो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करता। तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये तो क्या है, इसने कहा कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, नहीं करता वो,
ARR मेथड और पेबैक पीरियड नहीं करता है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, PI मेथड, प्रॉफिटेबल इंडेक्स मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड है, मतलब ये डिस्काउंटिंग मेथड है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, ARR और पेबैक पीरियड नहीं करता है। यानी इसके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट राइट हो गई? फर्स्ट है, ये तो गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि जितने भी ईयर के प्रोजेक्ट है उसको कंसिडर नहीं करता इनफ्लो को। पेबैक पीरियड कंसर्न बी वाला सही था और सी वाला सही था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे FM के क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन, जो इस बार जितने भी थे मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए, जो 2019 के क्वेश्चन पेपर के अंदर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर है जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।